गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे हैं पाठ 3 नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। इस पाठ में हम नाज़ीवाद या नाज़ीवाद एक ही बात है और हिटलर का उदय देखेंगे। पाठ की शुरुआत हमने हेलमुट नामक एक 11 वर्षीय लड़के से की थी, जिसके पिता एडोल्फ हिटलर जो जर्मनी के तानाशाह शासक थे उनके समर्थक थे, और वो किस तरह से आतंकित थे एडोल्फ हिटलर के समर्थक होकर उनके शासनकाल में। वो हमने देखा कि वो एक बार जो है आत्महत्या की बात कर रहे थे और वो बच्चे ने सुन ली थी, और फिर उन्होंने कुछ दिन बाद अपने आप को गोली मार ली थी। तो ऐसी स्थिति थी। तो इसमें क्या आपके जो ये दूसरा विश्व युद्ध हुआ था अपना, उस समय हिटलर था, तो उसने जो है जर्मनी की जनता के साथ किस तरह का व्यवहार किया। जब हिटलर आया था तब लोगों को लगा था कि शायद जर्मनी का उद्धार होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हिटलर ने जो गैर जर्मन थे, जैसे यहूदी थे, जिप्सी थे, पोलैंड के नागरिक थे, उनके साथ जो है बहुत ही बुरा व्यवहार किया। हिटलर जो है अपने जर्मनी में बिल्कुल स्वस्थ नागरिक चाहता था। उसने मानसिक और शारीरिक रूप से अस्वस्थ लोगों को भी मरवा दिया था। तो इस तरह से हिटलर के अत्याचारों से जो है परेशान हो रखे लोग। और यानी कि नाज़ीवाद कैसे हुआ ये देखेंगे अपन। और बहुत सारे लोगों का ये भी मानना था कि पहले विश्व युद्ध के आखिर में जर्मनी के लोग इस तरह के अनुभव से गुजरे कि उसने भी नाज़ी जर्मनी के उदय में योगदान दिया था। भाई पहले विश्व युद्ध में तो था ही, दूसरे विश्व युद्ध के बाद में तो था ही, लेकिन पहले विश्व युद्ध के बाद भी जर्मनी के लोगों को ऐसे अनुभवों से गुजरना पड़ा कि जर्मनी में नाज़ीवाद यानी हिटलर का उदय हो गया। तो ये हमने यहाँ देखा था, ये अनुभव क्या, ठीक है, यहाँ पे देखा था ना अपन ने। अब वही चीज़ पढ़ेंगे अपन, ये अनुभव क्या था। कौन सा अनुभव? जो जर्मनी के लोगों ने पहले विश्व युद्ध के बाद अनुभव किया था, और उसी को जो है वो नाज़ी जर्मनी के उदय का कारण मानते हैं जर्मनी के लोग। तो वो अनुभव पढ़ेंगे अपन जर्मनी की जनता के, ठीक है। तो वो सबसे पहले वाइमर गणराज्य से शुरू होता है। वाइमर गणराज्य का जन्म, वाइमर गणराज्य का जन्म प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध चला था आपके 1914 से 1918। वैसे डेट आप लिखो तो पूरा यहाँ लिख लो ढंग से। प्रथम विश्व युद्ध हेडिंग डालो यहाँ पे। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक जो है प्रथम विश्व युद्ध चला था। लगभग 52 माह, यानी आपके 4 साल ही मान लो। तो ये जो है और 37 देशों ने इसमें भाग लिया था। आप तो प्रथम विश्व युद्ध का ये लिख लो, 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध, और 37 देशों ने भाग लिया था। अब उस समय जर्मनी की स्थिति क्या हुई थी? जर्मनी ने ही प्रथम विश्व युद्ध शुरू किया था, और जर्मनी जो है यूरोप महाद्वीप का ताकतवर देश बनना चाहता था। यूरोप महाद्वीपों के अधिकांश देशों पर जो है अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। बड़ा ही महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी था जर्मनी का सम्राट केसर विलियम। क्या नाम था जर्मनी के सम्राट का? केसर विलियम। वो जर्मनी को जो है पूरे विश्व की ताकत बनाना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में भी जर्मनी को हार का मुंह देखना पड़ा, और उसके बाद सम्राट ने पद त्याग दिया प्रथम विश्व युद्ध के बाद, और वाइमर गणराज्य का जन्म हुआ, ठीक है। तो देखो किताब खोल लो आप भी। 20वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य था। 20वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में, ये जो 1914-18 ये 20वीं शताब्दी का शुरुआत ही है राज्य था। उसने ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्र, अंडरलाइन करो, ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्र पहले विश्व युद्ध में कौन कौन थे? इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, और बाद में 1917 में अमेरिका भी इनके साथ मिल गया था, जब मित्र राष्ट्रों को और ज़्यादा ताकत मिल गई, और उसके बाद ही वो जर्मनी को हरा पाए थे। कब से? 1917। ये ध्यान रखोगे, पहले अंडरलाइन कर लो। मित्र राष्ट्रों का इनका पता रखोगे आप। द्वितीय विश्व युद्ध में भी मित्र राष्ट्र दूरी राष्ट्र थे, ठीक है, उसमें भी थे मित्र राष्ट्र, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सोवियत संघ, अमेरिका वगैरह, और इसमें भी थे। तो मित्र राष्ट्र इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के खिलाफ पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 लड़ा था।
किसने? जर्मनी ने। दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियां ये सोचकर इस युद्ध में कूद पड़ी कि उन्हें जल्दी ही विजय मिल जाएगी। सभी को किसी न किसी फायदे की उम्मीद थी। उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये युद्ध इतना लंबा खिंच जाएगा और पूरे यूरोप को आर्थिक दृष्टि से निचोड़ कर रख देगा। फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके जर्मनी ने शुरुआत में सफलताएं हासिल की। फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा कर लिया जर्मनी ने शुरुआत में, तो युद्ध के शुरू होते ही, और सफलता हासिल की जर्मनी ने। लेकिन 1917 में अमेरिका ने भी मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गया, तो इस खेमे को काफ़ी ताकत मिली। किस खेमे को? मित्र राष्ट्रों के खेमे को ताकत मिली। और आखिरकार नवंबर 1918 में उन्होंने केंद्रीय शक्तियों को हराने के बाद जर्मनी को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। किसने? मित्र राष्ट्रों में। अब मित्र राष्ट्र इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और कौन आ गया 1917 में? अमेरिका। पहले पहले शुरुआत में जर्मनी को सफलताएं मिल रही थी, उसने फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा कर लिया था। लेकिन 1917 में अमेरिका भी युद्ध में शामिल हो गया और फिर उसने केंद्रीय शक्तियों को इनको हरा दिया। ये कौन थे? जर्मनी थी, ऑस्ट्रिया था, ये जो राज्य थे जर्मनी के, ये सब इनको जो है हरा दिया इन्होंने। देखो आगे। और जर्मनी को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, यानी प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी हार गया मित्र राष्ट्रों से। देखो अब हारने के बाद क्या हुआ? साम्राज्यवादी जर्मनी की पराजय और सम्राट के पद त्याग। ये सम्राट कौन था? केसर विलियम। ठीक है। पद त्याग ने वहाँ की संसदीय पार्टियों को जर्मन राजनीतिक व्यवस्था को एक नए ढांचे में डालने का अच्छा मौका उपलब्ध कराया। संसदीय जो पार्टियां थी, जर्मन राजनीतिक व्यवस्था को एक नए ढांचे में डालने का मौका उपलब्ध करा दिया, क्योंकि सम्राट था और सम्राट ने पद त्याग कर दिया था। अब संसदीय पार्टियां जो है राजतंत्र था जब सम्राट था उस समय जर्मनी में। अब नई राजनीतिक व्यवस्था के लिए उनको अच्छा मौका मिल गया। इस सिलसिले में वाइमर एक स्थान का नाम है, शहर का नाम है जर्मनी में। वाइमर में एक राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई गई और संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया। नई व्यवस्था में जर्मन संसद यानी राइक्सटाग, अंडरलाइन कर लो इस पे, राइक्सटाग, जर्मन संसद को क्या कहा गया? राइक्सटाग। लोकतांत्रिक संविधान पारित कर दिया उन्होंने, नई राजनीतिक व्यवस्था स्थापित की और जर्मन संसद यानी राइक्सटाग के लिए जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया जाने लगा। प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए औरतों सहित सभी वयस्क नागरिकों को समान और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया। कहाँ? वाइमर में। वो राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई और संघीय आधार पर लोकतांत्रिक संविधान बना दिया और जो है वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा प्रतिनिधियों का निर्वाचन किया गया, यानी लोकतंत्र स्थापित कर दिया गया। राजतंत्र का अंत हो गया, सम्राट ने पद त्याग दिया और एक लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था या का जो है नया सांचा उन्होंने वहाँ पर जर्मनी में स्थापित किया राजनीतिक व्यवस्था का। उसे ही हम क्या कहते हैं? वाइमर गणराज्य कहते हैं। वो सब वाइमर में हुआ ना, ये सारा वाइमर में राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई, ये सारे, इसलिए इसको क्या कहते हैं? वाइमर गणराज्य। तो यहाँ पर वाइमर गणराज्य स्थापित हो गया। लिख लो आप यहाँ पे, थोड़ा यहाँ लिखो तीर का निशान बना के, वाइमर गणराज्य। इस तरह वाइमर गणराज्य का उदय हुआ। अब देखो, लेकिन ये नया गणराज्य खुद जर्मनी के ही बहुत सारे लोगों को रास नहीं आ रहा था। अब नया राज्य तो बन गया, वाइमर गणराज्य स्थापित हो गया, राजा नहीं रहा, सम्राट ने पद त्याग कर दिया, लेकिन ये नया गणराज्य जो है जर्मनी के लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था। अंडरलाइन करो इस पे बेटा, ये प्रश्न बनेगा, ये प्रश्न आपको। वाइमर गणराज्य जो है उनको क्यों पसंद नहीं आ रहा था जर्मनी? इसकी वजह, उत्तर यहीं से शुरू है आपके, इसकी वजह आ गया ना उत्तर, कि वाइमर गणराज्य लोगों को पसंद क्यों नहीं आ रहा था। उसकी वजह ये थी कि पहले नंबर 1 डाल लो यहाँ पर, कि पहले विश्व युद्ध यहाँ से क्यों नहीं आ रहा था, नया वाइमर गणराज्य लोगों को रास क्यों नहीं आ रहा था, उसके कारण। ठीक है, आपका प्रश्न बनेगा यहाँ पे और इस कारण पूछा जाएगा। तो देखो पहला कारण यहाँ से डालो, डाल लिया। पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय के बाद विजयी देशों ने उस पर बहुत कठोर शर्तें थोप दी थी। पहला यहाँ तक। फिर दूसरा नंबर यहाँ डालो, क्यों रास नहीं आ रहा था, कि पहले विश्व युद्ध
में जो है जर्मनी की पराजय हो गई थी और विजय देश जो थे वो इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, उन्होंने जो है जर्मनी पर कठोर शर्तें थोप दी थी। दूसरा नंबर यहाँ से डालो। मित्र राष्ट्रों के साथ वर्साई में हुई शांति संधि जर्मनी की जनता के लिए बहुत कठोर और अपमानजनक थी। ये याद रखोगे आप। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के साथ संधि की, जिसे वर्साई की संधि कहते हैं। वर्साई भी एक स्थान का नाम है, शहर का नाम है, वहाँ हुई थी ये संधि, इसलिए उसको वर्साई की संधि के नाम से जाना जाता है। तो वो बहुत ही जर्मनी के लिए बहुत ही कठोर और अपमानजनक संधि थी, लेकिन हार गया था जर्मनी, तो ये शर्तें उसको मानी, ये संधि, वर्साई की संधि उसको करनी पड़ी थी। और जो शर्तें थी मित्र राष्ट्रों की वो जर्मनी को माननी भी पड़ी थी। इससे जर्मनी बहुत अपमानित हुआ था। और कहते हैं कि पहले विश्व युद्ध में इस वर्साई की संधि ने ही दूसरे विश्व युद्ध के बीज बो दिए थे कि इतनी कठोर शर्तें नहीं लादनी चाहिए। हमने पढ़ा भी था कि जो है हिटलर था दूसरे विश्व युद्ध में और उसने जो है कितने अपराध किए, लेकिन न्यूरेम्बर्ग अदालत में जो है इतनी कठोर शर्तें उन पर नहीं थोपी गई जितनी प्रथम विश्व युद्ध में जो थोपी गई थी। सिर्फ 11 मुख्य नाजियों को ही मौत की सज़ा दी गई और बहुत बड़े जुल्मों के लिए उन्हें बहुत छोटी सज़ा दी गई थी दूसरे विश्व युद्ध के बाद। क्यों? क्योंकि पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी को बहुत कठोर और अपमानजनक संधि करके बहुत बड़ी सज़ा दे दी गई थी। इस कारण दूसरा विश्व युद्ध हो गया था, इसलिए दूसरे विश्व युद्ध में ऐसा नहीं किया। तो 2 नंबर आपने यहाँ डाल लिए कि मित्र राष्ट्रों के साथ वर्साई में हुई शांति संधि जर्मनी की जनता के लिए बहुत कठोर और अपमानजनक थी। अब क्यों थी अपमानजनक? वो ये वर्साई की संधि की शर्तें हैं। इस संधि की वजह से जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश, तकरीबन 10% आबादी, 13% भूभाग, 75% लोहा भंडार और 26% कोयला भंडार फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले करने पड़े। ये शर्त, इस संधि की वजह से उनको जो है ये सारा इन देशों को, फ्रांस, पोलैंड और डेनमार्क और इनको देना पड़ा। दूसरी शर्त कि जर्मनी की रही सही ताकत खत्म करने के लिए मित्र राष्ट्रों ने उसकी सेना भी भंग कर दी। दूसरी वर्साई की संधि की शर्तें। वैसे तो प्रश्न चल ही रहा है, अब इसमें वर्साई की संधि की शर्तें पूछे तो ये है, नंबर डाल लेना इस पे भी। वर्साई की संधि की शर्तें पहली यहाँ ये सारे देने पड़े थे। दूसरी ये कि जर्मनी की रही सही ताकत खत्म करने के लिए मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी की सेना ही भंग कर दी। ये सबसे बड़ी अपमानजनक शर्त थी। युद्ध अपराध बोध, तीसरी शर्त ये कि युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद के तहत युद्ध के कारण हुई सारी तबाही के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया। ये शर्त कि जो है तुमने युद्ध शुरू किया है, जर्मनी पर यह आरोप लगाया गया कि युद्ध तुमने शुरू किया है और जितने भी यूरोपीय देशों को युद्ध के कारण जो हानि हुई, जो उनका खर्चा हुआ, वो सारा जो है जर्मनी देगा देशों को। ये ऐसी शर्त लगा दी। तो नंबर डालिए आपने अनुच्छेद यहाँ से, ठीक है, सेना भंग कर दी। दूसरी ये तीसरी शर्त वर्साई की संधि की, नंबर डालते जाना बेटा। जिम्मेदार ठहराया, उसके एवज में उसे 6 अरब पौंड का जुर्माना लगाया। यहाँ तक तीसरी शर्त आएगी वर्साई की संधि की तीसरी शर्त। चौथी यहाँ से खनिज संसाधनों वाले राइनलैंड पर भी 20 के दशक में ज़्यादातर मित्र राष्ट्रों का ही कब्जा रहा। बहुत सारे जर्मनों ने न केवल इस हार के लिए बल्कि वर्साई में हुए इस अपमान के लिए भी वाइमर गणराज्य को ही जिम्मेदार ठहराया। देखो ये सारे वाइमर गणराज्य क्यों पसंद नहीं आ रहा था जर्मनी के लोगों को, उसके कारण है ये सारे। और फिर वापस दूसरा तीसरा ये कारण हो जाएगा कि वर्साई की संधि जो इतनी अपमानजनक संधि थी, और इन सब के लिए जो वर्साई की संधि हुई और ये सारे जो नंबर अभी अपन ने डाले हैं, इसके लिए जो है लोगों ने किसको जिम्मेदार ठहराया? वाइमर गणराज्य को भी। सम्राट ने तो पद छोड़ ही दिया था। वाइमर गणराज्य एक नई लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हो गई थी जर्मनी ने, और उसने ही, वाइमर गणराज्य ने ही ये सब शर्तें मानी थी। तो जो है वर्साई में हुई इस अपमान के लिए वाइमर गणराज्य को ही जिम्मेदार ठहराया गया, बहुत सारे जर्मनों ने, यानी जर्मन की जनता ने। ठीक है, तो यहाँ पैराग्राफ में आपके 2 प्रश्न बनेंगे बेटा। एक तो वर्साई की संधि की शर्तें, जो है वर्साई की संधि की शर्तों के 4-5 पॉइंट बनेंगे। 4 पॉइंट तो वर्साई की संधि की शर्तें और वाइमर गणराज्य रास क्यों नहीं आ रहा था, उसमें जो है ये वर्साई की संधि की शर्तें भी आ जाएगी और 1 पॉइंट और
5 पॉइंट तो उसमें आ जाएगा, क्यों रास नहीं आ रहा था, उसमें 5 पॉइंट होंगे और वर्साई की संधि की शर्तों में 4 पॉइंट होंगे। ये वर्साई की संधि की शर्तें भी उसी में आएगी कि वाइमर गणराज्य लोगों को राज क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि वर्साई की संधि में ये शर्तें थी। और इसके लिए जो है जर्मनों ने वाइमर गणराज्य को ही जिम्मेदार ठहराया इन सब शर्तों के लिए। ठीक है, तो ये आप थोड़ा ध्यान रखोगे। प्रश्न बन रहे हैं दो, उत्तर एक जैसा ही है लेकिन प्रश्न दो है। वर्साई की संधि की शर्तें पूछ ले तो आपको यहाँ से करना है कि इस संधि की वजह से जर्मनी को सारे उपनिवेश और वाइमर गणराज्य राज क्यों नहीं आ रहा था, वो यहाँ से पूछ ले तो पहला नंबर ये कि पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय के बाद ये शर्तें तोप दी गई और मित्र राष्ट्रों ने वर्साई की संधि की, और ये वाले पॉइंट भी इसी में आ जाएंगे। ठीक है, अगला है युद्ध का असर। अब प्रथम विश्व युद्ध का जर्मनी पर क्या प्रभाव पड़ा। देखो, जर्मनी पे और सारे यूरोप महाद्वीप पर, यूरोपीय देशों में हुआ था ये। इस युद्ध ने पूरे महाद्वीप को मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दोनों ही स्तरों पर तोड़कर रख दिया। यूरोप कल तक कर्ज देने वालों का महाद्वीप कहलाता था, जो युद्ध खत्म होते होते कर्जदारों का महाद्वीप बन गया। विडंबना यह थी कि पुराने साम्राज्य द्वारा किए गए अपराधों का हर्जाना नवजात वाइमर गणराज्य से वसूल किया जा रहा था। तो यहाँ पर क्या था, इस युद्ध ने पूरे यूरोप महाद्वीप को मनोवैज्ञानिक और आर्थिक तौर पर जो है झकझोर के रख दिया था। जो यूरोप महाद्वीप लोगों को कर्ज देता था वो ही एक कर्जदार महाद्वीप बन गया। ये आपके ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांस, रूस, ये सब यूरोप महाद्वीप के देश है जिन्होंने जो है दुनिया के कई देशों को अपने उपनिवेश बना रखे थे। उनकी जो है प्रथम विश्व युद्ध के बाद हालात खराब हो गए। और विडंबना ये और रही कि जो पुराना साम्राज्य था, जैसे वो केसर विलियम का जो राजतंत्र था, उसका हर्जाना, उसके कारण जो है हर्जाना किसको भुगतना पड़ रहा था, नए गणराज्य को, नए वाइमर गणराज्य से उसके अपराधों का हर्जाना वसूल किया जा रहा था। भाई युद्ध उसने शुरू किया था, जर्मन के सम्राट जो बड़ा महत्वाकांक्षी था, जर्मनी को विश्व विजय बनाना चाहता था, और हर्जाना वाइमर गणराज्य दे रहा है। इस गणराज्य को युद्ध में पराजय के अपराध बोध और राष्ट्रीय अपमान का बोझ तो ढोना ही पड़ा। अब जर्मनी पर क्या प्रभाव पड़ा वाइमर गणराज्य पर, उसका कि उसको जो है अपराधी घोषित कर दिया और उसका अपमान किया गया। हर्जाना चुकाने की वजह से आर्थिक स्तर पर भी अपंग हो चुका था। ये जो है वाइमर गणराज्य पर पड़ने वाले प्रभाव है कि उसको जो है अपराध बोध, अपराधी घोषित किया गया, राष्ट्रीय अपमान का बोझ ढोना पड़ा। हर्जाना पहला वाइमर गणराज्य पर जो है क्या प्रभाव पड़े, ये वसूला जा रहा था। ये यहाँ से नंबर एक पुराने साम्राज्य का उससे वसूला जा रहा था। दूसरा, युद्ध पराजय के कारण उसको अपराध बोध और राष्ट्रीय अपमान का बोझ ढोना पड़ा। तीसरा, हर्जाना चुकाने की वजह से आर्थिक स्तर पर वह अपंग हो चुका था। यहाँ तक वाइमर गणराज्य के हिमायतियों के मुख्य रूप से समाजवादी, कैथोलिक और डेमोक्रेटिक खेमे के लोग थे। यहाँ तक आ जाएगा ये ना प्रभाव उस पर, वाइमर गणराज्य पर पड़ने वाले प्रभाव। रूढ़िवादी, पुरातनपंथी, राष्ट्रवादी मिथकों की आड़ में उन्हें तरह तरह के हमलों का निशाना बनाया जाने लगा। उन्हें किन्हें, वाइमर गणराज्य के लोगों को नवंबर के अपराधी कहकर पुकारा जाने लगा। ये भी प्रभाव आ जाएगा। 3 वहाँ तक हो चुके हैं आपके, हर्जाना चुका, अपंग हो चुका था यहाँ तक। फिर आप जो है यहाँ से लिखना चौथा कि रूढ़िवादी, पुरातनपंथी, राष्ट्रवादी मिथकों की आड़ में उन्हें तरह तरह के हमलों का निशाना बनाया गया। नवंबर के अपराधी कहा गया। नवंबर में युद्ध समाप्त हुआ था ना, वो 1918 में, नवंबर 1918 में। तो उनको जो है जर्मन वासियों को नवंबर के अपराधी कहकर खुलेआम उनका मजाक उड़ाया गया। इस मनोदशा का 30 की दशक के शुरुआती राजनीतिक घटनाक्रम पर गहरा असर पड़ा। तो देखो यहाँ लिख लो आप, जर्मनी पर प्रभाव, जर्मनी पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव या वाइमर गणराज्य पर प्रभाव। तो वाइमर गणराज्य को राष्ट्रीय अपमान भुगतना पड़ा, हर्जाना चुकाना पड़ा, अपराधी कहकर उनको घोषित किया, उनका मजाक उड़ाया गया। ये सारा पैराग्राफ किसका है, जर्मनी पर प्रभाव का या वाइमर गणराज्य का। ठीक है, जर्मनी या वाइमर गणराज्य पर प्रभाव, ये लिख लो यहाँ। पहले महायुद्ध ने यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप छोड़ दी थी। सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज़्यादा सम्मान दिया जाने लगा।
राजनेता और प्रचारक इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को आक्रामक, ताकतवर और मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए। ये राजनेता और प्रचारक इस बात, तभी तो हिटलर ऐसा हो गया था। मीडिया के खंदकों अंडरलाइन करो, खंदक नए शब्दों में है खंदक। देखो, युद्ध के मोर्चे पर सैनिकों को छिपने के लिए जो गहरे गड्ढे होते थे उनको खंदक कहा गया, और उनको खंदकों को लेकर बहुत प्रचार करा जा रहा था। सैनिकों का महत्व बढ़ गया था, ज़्यादा सम्मान दिया जा रहा था, और खंदक की जिंदगी का महिमा मंडन किया जा रहा था प्रचार में। मीडिया ने खंदकों के लिए, जो कि हमारे सैनिक ऐसे कर रहे वैसे कर रहे, जबकि बेचारे सैनिकों की जिंदगी खराब हो रही थी। उन खंडकों में मरे हुए चूहों, लाशें पड़ी थी, वहीं पे चूहे उनको खा रहे थे, उनमें उन सैनिकों को रहना पड़ रहा था, और वहाँ जो है उनका महिमा मंडन किया जा रहा था। लेकिन सच्चाई ये थी कि सिपाही इन खंदकों में बड़ी दयनीय जिंदगी जी रहे थे। वे लाशों को खाने वाले चूहों से घिरे रहते थे। वे जहरीली गैस और दुश्मनों की गोलीबारी का बहादुरी से सामना करते हुए भी अपने साथियों को पल पल मरते देखते थे। सार्वजनिक जीवन में आक्रामक फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान व प्रतिष्ठा की चाह के सामने बाकी सारी चीज़ें क्या हो गई, गौण हो गई। जबकि हाल ही में सत्ता में आए रूढ़िवादी तानाशाहों को व्यापक जन समर्थन मिलने लगा, उस वक्त लोकतंत्र एक नया और बहुत नाजुक विचार था जो दोनों महायुद्धों के बीच पूरे यूरोप में फैली अस्थिरता का सामना नहीं कर सकता था। देखो, लोकतंत्र की स्थापना की थी उन्होंने, गणराज्य बनाया था, तो उस समय जो है हालात ऐसे थे, आक्रामक फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान की प्रतिष्ठा में लोग जो है बाकी सारी चीज़ें भूल रहे थे। उस समय जो है रूढ़िवादी तानाशाहों को व्यापक जन समर्थन मिल रहा था। जब भी तो हिटलर का अपन पाठ किया अपना, हिटलर का उदय, ठीक है, नाथसीवाद और हिटलर का उदय। तो इस कारण जो है क्या हुआ, रूढ़िवादी तानाशाहों को जो है जन समर्थन मिलने लगा और हिटलर का उदय हो गया। उस वक्त लोकतंत्र जो स्थापित किया था वाइमर गणराज्यों में, वो एक नाजुक विचार था। दो महायुद्धों के बीच पूरे यूरोप में फैली अस्थिरता का सामना जो है लोकतंत्र नहीं कर सकता था। ऐसी राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो गई कि लोकतंत्र में तो निर्णय लेने में बहुत देरी लगती है, और जनता की सहमति चाहिए होती है, सब कुछ होता है। लेकिन जो है उस समय, वह समय ऐसा नहीं था कि लोकतंत्र विकसित हो सके वहाँ पर। उस समय तो तानाशाह जो शासक थे, जो तुरंत निर्णय लेकर जो शक्तिशाली बन सकते थे, उनको समर्थन मिल रहा था। इसलिए किसका उदय हो गया, हिटलर का उदय। ठीक है, आज के वीडियो में यहाँ तक ही। बेटा पाठ को पढ़ो और थोड़ा समझने की कोशिश करो, थोड़ा हार्ड लगेगा आपको, लेकिन एक दो बार चैप्टर रीड कर लोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये मानचित्र देखो थोड़ा सा, मानचित्र में ये संकेत पढ़ो, जर्मनी 1914। ये जो ऑरेंज कलर में जर्मनी से ली गई जमीन, जो वर्साई की संधि के तहत जो है ना, यहाँ देखो चित्र 2 में है क्या, वर्साई की संधि के बाद जर्मनी। इस नक्शे में आप उन इलाकों को देख सकते हैं जो संधि के बाद जर्मनी के हाथ से निकल गए। तो जर्मनी से ली गई जमीन, ये सारा भाग लॉरेन का, इसको भी याद रखोगे आप, ऑरेंज ऑरेंज जो भी हिस्सा है ना, और ये जो है लॉरेन वाला भाग, ये एल्सिस वाला भाग, ये पोसेन वाला भाग, ये ऑरेंज वाला हिस्सा सारा जो है जर्मनी से ले लिया गया वर्साई की संधि के तहत। लीग ऑफ नेशन के नियंत्रण वाली ज़मीन, ये हल्की बैंगनी जो है ये वाली, ये लीग ऑफ नेशन के अंडर वाली ज़मीन थी, और विसैन्यीकृत क्षेत्र ये वाला। ठीक है, इस तरह इसको भी समझने की कोशिश करना मानचित्र को।